और उसमें जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी आई है, उन सब को एक जगह रखें तो आपको लगेगा कि इस देश में बहुत अंतर है लोगों में। 75 साल के आज़ादी में कश्मीर ने जो झेला है, बस्तर ने जो झेला है, या नागालैंड और त्रिपुरा ने जो झेला है, दक्षिण के राज्यों ने जो झेला है, वो किसी और राज्य के लोगों को महसूस हुआ क्या? खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूच है महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब मेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। ज्योतिबा फूले कहते थे कि ये जो मानसिक गुलामी से आज़ादी है उसका क्या होगा? जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनना था उसका क्या हुआ? भगत सिंह के सपनों का भारत बनना था। पेरियार ने जो विरोध किया था आज़ादी का, अभी ये बात आपके चैनल पे बोल दूं तो पता नहीं क्या बवाल होगा। डॉक्टर लोहिया को याद कर रहा हूं और सदन में खड़े होकर के नेहरू के खिलाफ, जो कि पीएम थे उस समय, और उसमें उन्होंने कहा कि इस गरीब देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 25,000 रुपये खर्च करता है। समाजवादी देश वह होगा जिसमें सबसे गरीब और सबसे अमीर के बीच 1 से 10 के ज़्यादा का गैप न होना चाहिए। और आज गैप कहाँ है? कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और 256 गुना मुनाफा कुछ लोगों का बढ़ गया। ये दोनों की आज़ादी एक जैसी क्या है? इसलिए मैं ओबीसी वाले पक्ष पे बात कर रहा हूँ कि आपके वर्ण व्यवस्था में वो निचली पायदान था, और जबकि इतिहास ये बताता है कि ओबीसी कौम के बीच से तो राजा पैदा हुए। अशोक कौन थे? पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश, यादवों के वंश से तमाम पूरा देश का इतिहास किसका है? दूसरा पक्ष कृषक कामगार जातियाँ, पशुपालन से जुड़ी जातियाँ, श्रम से जुड़ी जातियाँ, वो जातियाँ कैसे हाशिए पर चली गई भाई? वो शूद्र कैसे बना दिया तुमने? हम तो सैल्यूट करते हैं बीपी मंडल का और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का, जिसके फैक्ट इतने शानदार थे। वो तार्किक वैज्ञानिक पद्धति से वो रिपोर्ट बनी थी कि 9 जजेस की बेंच में चैलेंज हुआ, फिर भी वो जीते कि कास्ट बेस्ड पिछड़ापन है, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड मिला। विरोध किसने किया साहब? मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया? मंडल के विरोध में रथ यात्रा कौन निकाला? मंडल का विरोध में सरकार से समर्थन कौन वापस लिया? मैं पूरे भारत को, आजादी के 75 साल के भारत को प्री मंडल एंड पोस्ट मंडल करके देखता हूं, क्योंकि प्री मंडल का एरा कुछ और था, पोस्ट मंडल के एरा ने बदल कर रख दिया, उन्हें कमंडल लाना पड़ा। और जब गहरे विमर्श में जाएंगे ना, तो जैसे आदिवासी प्रकृति पूजक है ना, वैसे ओबीसी प्रकृति पूजक था। उसके कोई भी कर्मकांड में पंडा पुरोहित मंदिर मस्जिद नहीं था, और पूरा ओबीसी को हिंदू बना दिया। ओबीसी को दंगा में इस्तेमाल कराओ, ओबीसी की शिक्षा छीन लो, ये काम आरएसएस और बीजेपी ने किया। और आज ओबीसी कम से कम पढ़ा लिखा ओबीसी लोहिया, पेरियार और अंबेडकर के रिश्ते को पढ़ना शुरू कर दिया। आज का ओबीसी संविधान और मंडल कमीशन के रिश्ते को पढ़ना शुरू किया है, और सवाल पूछ रहा है कि अगर ओबीसी भी हिंदू था तो 2019 तक देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों थे? कोई जज ओबीसी का क्यों नहीं है? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, और सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में ओबीसी के साथ हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि ओबीसी की ताकत क्या है ये ओबीसी को नहीं पता, और ओबीसी के साथ अन्याय क्या हो रहा है ये भी ओबीसी को नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जाति जनगणना का सवाल जो न करे, जो रिजर्वेशन का सवाल न करे, वहां कोई अमृत महोत्सव सार्थक नहीं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका नाम आ गया तो आपसे शुरुआत कर देते हैं। आज़ादी का 75वां साल, अमृत महोत्सव मना रही है भारत सरकार, आपके लिए आज़ादी क्या है? बहुत शुक्रिया सुमित जी, इस बेहद शानदार बातचीत को आयोजित करने के लिए और हम सबको एक बहुत शानदार विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित करने का। मेरे लिए आज़ादी के मायने क्या हैं, ये कोई ऐसा मेरे लिए यह प्रश्न ऐसा है जिसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं इस उत्तर को खोजने की कोशिश में हूँ। बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शिक्षक, या मेरे भीतर का जो छात्र है, या मेरी पहचान के जो और तमाम हिस्से हैं। मसलन मैं एक पुरुष हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरी जाति ओबीसी में आती है, मेरे परिवार के लोग पुश्तैनी पेशे में थे। इन तमाम पहचानों को एक साथ रख करके मैं अपने नागरिक होने की पहचान के सामने उसका एक अक्स देखना चाहता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए अभी तय नहीं है। कभी कभी लगता है कि इस 75 साल में देश बहुत आगे बढ़ा, बहुत कुछ ऐसा बुरा था इस देश में जो ठीक हुआ जिससे हम यहाँ पहुँचे। 75 साल के बीच में ही संविधान लागू हुआ। उस संविधान के लागू होने के बाद मंडल कमीशन आया।
इन सब की वजह से, जन आंदोलनों की वजह से हम जैसे लोगों को मौका मिला और आज हम यहाँ हैं अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी रह गया है। इसलिए मुझे कई बार लगता है कि आज़ादी मिल गई है, कई बार लगता है कि आज़ादी अधूरी है, अभी बहुत कुछ आज़ाद होना बाकी है। तो मेरे लिए अभी इसका सवाल तलाश की मुद्रा में मैं हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव से मैं जानना चाहूँगा इसी सवाल को कि ऐसा भारत क्यों नहीं बन पाया? क्या कारण आप देखते हैं कि जैसा सपना था वैसा नहीं हो पाया? उसके रीजंस आप क्या पाते हैं? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं और बहुत विस्तृत जवाब हैं। जिस रास्ते आज़ादी मिले थे या जो आज़ादी मिली थी, अभी जब डॉक्टर जितेंद्र मीणा बोल रहे थे तो मैं वाकई ये बात सोच रहा था, और मैडम जब कह रही थी कि ये जो आज़ादी है ना, ये इस देश के नागरिकों को, जिन्हें अब केवल संख्या में तब्दील कर दिया गया है, गिनती हैं वो 1-1.25 अरब, ये, लेकिन वो गिनती नहीं है, उनमें बहुत अंतर है। और जो अभी डॉक्टर रतन लाल जिस डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का जिक्र कर रहे थे, और उसमें जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी आई है, उन सब को एक जगह रखें तो आपको लगेगा कि इस देश में बहुत अंतर है लोगों में, उनकी जीवन की स्थिति में अंतर है, उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर है, आर्थिक में है, उनके लैंगिक आधार पर बहुत बंटा हुआ है समाज, भौगोलिक आधार पर बंटा है। निश्चित रूप से कश्मीर वाले 75 साल के आज़ादी में कश्मीर ने जो जो झेला है, बस्तर ने जो जो झेला है, या नागालैंड और त्रिपुरा ने जो झेला है, दक्षिण के राज्यों ने जो झेला है, वो किसी और राज्य के लोगों को महसूस हुआ क्या? हमारे यहाँ मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो बाकी चूँकि सारे विद्वान हैं, अपने ढंग से वो बात पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल रेफरेंस साहित्य और समाज का ले रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, मैं थोड़ा सा पीछे जा कर के आज वाले सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नारा लगा था ना, एक कविता है जिसे राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर चला दिया जाता है, जैसे कोई भी झूठ है, महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी, अब तो ये इतिहास वाला दौर आ गया, फिल्म बन गई। लेकिन ये कविता मूलतः बिस्मिल अजीमाबादी की है, और जो अभी इस प्रसंग पे भी ठीक बैठ रही है कि खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूच है महफिल में है, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब मेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। हम अभी से, वक्त आने पर ज़माने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब चूंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे कहते हुए शहादत दी, भगत सिंह ने सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए शहादत दी, ये एक पक्ष है आज़ादी का। मेरे मन में सवाल आता है कि जिस ख्वाब को देख करके इन लोगों ने शहादत दी, जिनका इतिहास हम जानते हैं, उनका ख्वाब आज कहाँ खड़ा है? दूसरी तरफ, जैसे एक रेफरेंस ले रहा हूँ, आदिवासियों ने कितनी शहादत दी है तो आपकी इतिहास की किताब में दर्ज ही नहीं है, दलितों ने कितनी दी इसको लिखने वाला कोई नहीं था, ओबीसी के लोगों ने कितनी दी इस पर कोई बात ही नहीं करता। मैं आजमगढ़ से आता हूँ और 1857 के विद्रोह में जो सूची बनी है, 100 से ऊपर लोग मारे गए, और उसमें अधिकांश लोग वंचित शोषित समुदाय के थे, उन पर बात ही नहीं होती। नंबर एक बात तो एक तो ये इतिहास जो बदला जा रहा है, इतिहास पूरा नहीं बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि 75 साल बाद कम से कम इस देश के नागरिक ये तो पूछें कि सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था भाई, शहरी सभ्यता से वैदिक काल की ग्रामीण सभ्यता में कैसे आ गए, ये कौन सा इतिहास था जो पलट दिया गया? पाली के समय का इतिहास संस्कृत वाले ने कैसे, संस्कृत सबकी जननी हो गई, पाली कहाँ से आई थी, पाली के समय के शब्दों का प्रयोग कहाँ गया, इतिहास बदल दिया गया। नंबर एक बात। लेकिन चलो बहुत पीछे ना जा करके एकदम इस समय के इतिहास को देखें तो एक लड़ाई तो ये लड़ी गई जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। दूसरी लड़ाई पैरेलल, बहुत पीछे ना जाएं तो ज्योतिबा फूले अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ दोनों लड़ रहे थे, और ये बदनाम किया गया कि ज्योतिबा फूले तो अंग्रेजों के साथ थे। डॉक्टर अंबेडकर तो कई बार गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के साथ ना होकर के कांग्रेस के खिलाफ यानी देश के खिलाफ हो गए। नैरेटिव चलाया जाता है, आज का नया नहीं है कि मेरे खिलाफ नहीं हो तो देश के खिलाफ हो, ये उस समय भी था। लेकिन ज्योतिबा फूले बार बार ये कहते थे कि अंग्रेजों के आने से जो मुक्ति का रास्ता मिला है, कहीं ज्योतिबा फूले ने एक लाइन नहीं लिखी कि अंग्रेज न जाएं। तो जो आज आज़ादी की हम बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों से आज़ादी की बात कर रहे हैं।
ज्योतिबा फूले कहते थे कि ये जो मानसिक गुलामी से आज़ादी है उसका क्या होगा, जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनना था उसका क्या हुआ, भगत सिंह के सपनों का भारत बनना था, पेरियार ने जो विरोध किया था आज़ादी का। अभी ये बात आपके चैनल पे बोल दूं तो पता नहीं क्या बवाल होगा, लेकिन पेरियार के सपनों के भारत में कुछ तो ख्वाब बचा था, वो जो नहीं पूरा हुआ। अब नहीं पूरा हुआ इस पर विमर्श हो सकता है, क्योंकि जिनको सत्ता मिली उनके जहन में आज़ादी का वह स्वप्न नहीं था जो इन सारे लोगों ने मिलकर देखा था। मैं भगत सिंह को याद कर रहा हूँ, रेशियल कमेंट है लेकिन फिर भी इसका अर्थ समझिए। गोरे अंग्रेज चले गए और काले बैठ गए तो क्या होगा, आज कौन लोग शासन कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया को याद कर रहा हूँ और सदन में खड़े होकर के नेहरू के खिलाफ, जो कि पीएम थे उस समय, और उसमें उन्होंने कहा कि इस गरीब देश का प्रधानमंत्री एक दिन में 25,000 रुपये खर्च करता है। समाजवादी देश वह होगा जिसमें सबसे गरीब और सबसे अमीर के बीच 1 से 10 के ज़्यादा का गैप ना होना चाहिए। और आज गैप कहाँ है। कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और 256 गुना मुनाफा कुछ लोगों का बढ़ गया। ये दोनों की आज़ादी एक जैसी क्या है। मुझे इस सवाल का जवाब ये लगता है सोमित जी कि जिनको कुर्सी मिली उनके जहन में न्याय नहीं था, समता नहीं था। संविधान स्वीकार तो कर लिया लेकिन संविधान को वो है ना, वो मोदी जी कहते हैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, वो दिल से स्वीकार नहीं कर पाए ये लोग। और सत्ता जिन लोगों को मिली उन्होंने न्याय नहीं किया, इसलिए आज वो जो गैर बराबरी दिख रही है वो हमारी आज़ादी को अधूरा बताती है और वो निश्चित रूप से अभी लंबा सफ़र तय करना होगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये याद आता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो भाषण जब हिंदू कोड बिल पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसमें वो जिक्र करते हैं कि ओबीसी के कल्याण के लिए ओबीसी कमीशन बनाना था। कई काम गिनाते हैं जो नहीं हुए, वो भी एक कारण गिनाते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया। पिछले 75 साल में हम अगर ओबीसी की बात करें तो ले दे के एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, बहुत समय तक उसको नज़रअंदाज किया गया, फिर एक सिफारिश लागू होती है, फिर दूसरी सिफारिश लागू होती है। 75 साल में ओबीसी के लिए भारतीय राज्य ने क्या काम किया? क्या उनके कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा लगा आपको कि भारत का जो राजपाट है, राजनीति है, वो बहुत अच्छे से ओबीसी को समावेशी बना रही है? बहुत अच्छे से बना रही है बिल्कुल, क्योंकि इस समय तो इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। और लोगों को ओबीसी की ताकत तब समझ में आई कि मुख्यमंत्री खुद बने और सेल्फ मेड ओबीसी। तो ये तो बहुत ताकतवर है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ आज़ाद भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान कि 27 कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी, और बहुत ओबीसी के लिए बहुत बम है एकदम। ये एक पक्ष है। जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का एक पक्ष ये है ना कि टीवी, कैमरा, मोबाइल, इन सब के नज़र से जब आप भारत के जश्न को देखेंगे 75 साल के, तो लगेगा कि ये तो वाकई सोने की चिड़िया है, बहुत खूबसूरत है। इस देश के हर एक जनता बहुत खुश है और राष्ट्रभक्ति से तो इतनी ओतप्रोत है कि खाने को राशन का पैसा नहीं है लेकिन तिरंगा खरीद करके वो काम कर रही है। ये वो दिखा रहे हैं। वैसे ही जो नहीं दिख रहा है, जैसे आपके प्लेटफॉर्म पर ये जो बातचीत हो रही है, तो ओबीसी के सवाल को या जितने भी पहलू हैं इस बातचीत के, ये सारे पक्ष तो वही हैं जो अमूमन नहीं दिखते रहे हैं, वो अब दिख रहे हैं। मुझे लगता है आज़ादी इतनी तो खैर मिली ही है और हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम खुल करके उन सवालों पर बात कर रहे हैं। वैसा ही एक सवाल ओबीसी का है, और ओबीसी के सवाल की विडंबना बड़ी त्रासद है। अभी डॉक्टर रतन लाल एक बहुत दिलचस्प बात कहे हैं, मैं उस सांस्कृतिक पक्ष से ओबीसी के विमर्श को जोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शिव के अपमान में आहत भावना समूह, जो बिल्कुल छुई मुई की तरह आहत होता है कि कुछ भी कर दीजिए, 4 FIR दर्ज करा के आपको जेल में डाल दे रहा है, और आप किसी दूसरे धर्म की भावना आहत कराइए, संविधान जला दीजिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने में वो भी पक्ष तो याद करिए, नहीं जेल में जाएंगे। वो आहत भावना समूह शिव के उस विमर्श को जो डॉक्टर रतन लाल ने के दामोदरन से रेफरेंस लिया, और मैं कम से कम 20 आर्टिकल और उसमें जोड़ सकता हूँ। इवन बाबा साहब भी कृष्ण और शिव को क्या कहते हैं यह भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। और तब ये बात सवाल पूछें कि शिव का असली अपमान तो आरएसएस और बीजेपी ने किया, कृष्ण का असली अपमान तो आरएसएस और बीजेपी कर रही है, और आहत भावना भी वही हो रही है। ये जो विमर्श है ये ओबीसी से इस तरह जुड़ता है क्योंकि ओबीसी एक तो वर्ण व्यवस्था,
आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान ये मुल्क इस बात पर विचार करे कि तुम्हें जो बीमारी इस मुल्क की ठीक करनी थी वो कितनी ठीक की। उसमें है वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, जिस पर हमारे सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी। तो उसमें ओबीसी शूद्र की पायदान पर आता है, क्योंकि दलित तो अनटचेबल है, वर्ण बहिष्कृत है। आदिवासी उस पूरे सिस्टम में फिट नहीं बैठता। डॉक्टर जितेंद्र मीणा की बात आपने सुनी, उनके तो देवी देवता ही अलग हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ये सब आदिवासियों को जाग कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो। आदिवासी अपना तीर कमान लेके दौड़ा ले रहा है और दौड़ाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न वो लोग अपने संघर्ष से लड़के मनाएंगे, वो देश को कमजोर नहीं कर रहे। इसलिए मैं ओबीसी वाले पक्ष पे बात कर रहा हूं कि आपके वर्ण व्यवस्था में वो निचली पायदान पर, और जबकि इतिहास ये बताता है कि ओबीसी कौम के बीच से तो राजा पैदा हुए। अशोक कौन थे? पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश, यादवों के वंश से तमाम पूरा देश का इतिहास किसका है? दूसरा पक्ष कृषक कामगार जातियां, पशुपालन से जुड़ी जातियां, श्रम से जुड़ी जातियां, वो जातियां कैसे हाशिए पर चली गई भाई? वो शूद्र कैसे बना दिया तुमने? तीसरा पक्ष धर्म का पक्ष, जो शिव के संदर्भ में जोड़ रहा हूं। बाबा साहब 4 तरह के कृष्ण की बात करते हैं। रामायण महाभारत वाला कृष्ण अलग, गीता वाला कृष्ण अलग, वो द्वारिका वाला कृष्ण अलग, और एक कृषक चेतना वाला पशुपालक समाज का नेता अलग। ये तो मैं फिर से कह रहा हूं, ओबीसी के पूरे विमर्श पर कभी खुलकर बात ही नहीं हुई। ओबीसी अपने आप में कोई आइडेंटिटी बन ही नहीं पाई। इसलिए मैं बाबा साहब को बार बार याद करके ओबीसी समाज को आपके सवाल से जोड़कर यह सवाल का बात कर रहा हूं कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए 340 आर्टिकल की बात कही ना। उसके पहले ओबीसी का मूवमेंट था, त्रिवेणी संघ था, शिवदयाल सिंह चौरसिया पहले ओबीसी आयोग के सदस्य थे। वो लोग और ओबीसी के लोग, जिसमें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हैं, पेरिया ललई सिंह यादव हैं, और ये सारा ओबीसी का समाज गांधी से मिलता है। और गांधी से मिलकर के कहता है कि अगर ये देश आज़ाद भी हो गया तो ये बैकवर्ड लोग कहाँ जाएंगे। तो गांधी वही तर्क जो डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने दिया कि बाहर के दुश्मन को पहले भगा लेते हैं, फिर अंदर के दुश्मन से लड़ लेंगे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरा सवाल है, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसका हमें इंतज़ार था। हमारे यहाँ हिंदी में कविता लिखी गई है, पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो गया मगर उसकी छायाओं का डर है। ये जो छायाओं का डर था वो ओबीसी समाज के, बैकवर्ड समाज के लोगों को, जो गांधी ने भरोसा दिया कि आप अंग्रेजों को भगाओ, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र जब बनेगा तो ओबीसी को न्याय मिलेगा। फिर ओबीसी को न्याय क्या मिला? बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, ओबीसी कमीशन नहीं बन रहा था, बाद में काका कालेलकर कमीशन, वो कह रहा है जाति के नाम पर तो पिछड़ापन है ही नहीं। ये जो घोटाला, त्रिवेणी संघ का अधूरा ख्वाब, बैकवर्ड क्लासेस लीग का ख्वाब, उसके बाद फिर बाबा साहब का वो संघर्ष, और बाबा साहब का संघर्ष ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, कह दिया वो दलितों के नेता हैं। लोहिया क्यों मिल करके अम्बेडकर के साथ काम करना चाह रहे थे? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर में समाजवाद के मूल्य को कैसे जोड़ करके देख रहे थे? पेरियार से अम्बेडकर का रिश्ता क्या था? इसको तो कभी बात ही नहीं की गई। और उसके बाद जब मंडल कमीशन बना तो बॉक्स ऑफ वार्म, कीड़ों भरा डिब्बा किसने कहा था साहब? किसने कहा था कि ये ओबीसी का आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है? राजीव गांधी ने कहा था, बता देते। तो वो खैर मैं राजीव गांधी की आलोचना करूंगा, लेकिन मैं फिर से सोचता हूं कि अगर नेहरू की बजाय अगर इस देश में पहला प्रधानमंत्री 800 साल के हिंदू राष्ट्र के बाद वाला आ गया होता तो इस देश में भाखड़ा, नांगल बांग, आईआईटी और यूनिवर्सिटी की बजाय बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद बने होते। मस्जिद तो करके ही बनता। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसलिए मैं ओबीसी वाले पूरे विमर्श को कह रहा हूँ कि मंडल बन गया, मंडल की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं हो रही है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है। मंडल लागू हुआ तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। पेरियार की ज़मीन पर करुणानिधि और उत्तर भारत की ज़मीन पर रामविलास पासवान, मान्यवर कांशीराम से लेकर शरद यादव और लालू प्रसाद यादव, एक बड़ा समाजवादी आंदोलन, बहुजन आंदोलन। मंडल लागू हुआ। मंडल लागू करने वाला व्यक्ति बीपी सिंह। लोग कहते हैं ना कि हमको जातिवादी कि भाई ये अपने जाति के नायक मानते, हम बीपी सिंह को अपना नायक मानते। वो तो ओबीसी नहीं थे, वो तो दलित नहीं थे, वो अर्जुन सिंह भी अर्जुन सिंह दूसरी वाली अनुशंसा, वीपी सिंह पहली वाली अनुशंसा। और उसके बाद गालियां किसने दी वीपी सिंह और अर्जुन सिंह को? ये आज कहते हैं कि जब कोई मर जाए तो उसके मरने के दिन पर कुछ मत कहो। वीपी सिंह को मरने के दिन गाली मिली। वीपी सिंह कभी सवर्णों के नेता नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें मंडल लागू कर दिया था। ओबीसी को लेके ये नफरत। और उसके बाद कोर्ट कौन गया? कोर्ट में सुनवाई, वो भी संविधान पीठ, 9 जजेस की बंद, इंदिरा सानी जजमेंट। हम तो सल्यूट करते हैं बीपी मंडल का और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट का, जिसके फैक्ट इतने शानदार थे
वो तार्किक वैज्ञानिक पद्धति से वो रिपोर्ट बनी थी कि 9 जजेस की बेंच में चैलेंज हुआ, फिर भी वो जीते कि कास्ट बेस्ड पिछड़ापन है, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड मिला। विरोध किसने किया साहब? मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया? मंडल के विरोध में रथ यात्रा कौन निकाला? मंडल का विरोध में सरकार से समर्थन कौन वापस लिया? 2006 में जब अर्जुन सिंह ने ये लागू किया मंडल पार्ट 2 जिसको कहते हैं हम, उसके लिए भी आंदोलन हुआ। ओबीसी इस देश की 52% आबादी 1931 की जनगणना के आधार पर, मंडल की रिपोर्ट में वो कहते हैं कि साहब जनगणना कराओ, यहाँ तो ओबीसी की गिनती नहीं पता है, यहाँ भेड़ बकरी भालू पेड़ पौधे नदी नाला और ओबीसी की गिनती नहीं। और जाति जनगणना जब होती है और उसकी बात अरे करे, ये जो फेक ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसने 8 साल में एक बार भी मंडल कमीशन का नाम लिया? ओबीसी को जो अधिकार मिला वो मंडल कमीशन से मिला। मैं पूरे भारत को, आज़ादी के 75 साल के भारत को प्री मंडल एंड पोस्ट मंडल करके देखता हूं, क्योंकि प्री मंडल का एरा कुछ और था, पोस्ट मंडल के एरा ने बदल कर रख दिया, उन्हें कमंडल लाना पड़ा। ये बिल्कुल डॉक्टर रतनलाल ने जो सांस्कृतिक विमर्श दिया उसको जोड़ करके कह रहा हूँ, ओबीसी के लोगों को धर्म के नाम पर तिरस्कार नहीं मिला था, क्योंकि उनके पास अपना कृषक पशुपालक धर्म था। और जब गहरे विमर्श में जाएंगे ना, तो जैसे आदिवासी प्रकृति पूजक है ना, वैसे ओबीसी प्रकृति पूजक था। उसके कोई भी कर्मकांड में पंडा पुरोहित मंदिर मस्जिद नहीं था, और ये पूरा ओबीसी को हिंदू बना दिया। ओबीसी को दंगा में इस्तेमाल कराओ, ओबीसी की शिक्षा छीन लो, ये काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, जो आज तिरंगा फहरा रहे हैं। इसलिए आज ओबीसी कम से कम पढ़ा लिखा ओबीसी लोहिया पेरियार और अंबेडकर के रिश्ते को पढ़ना शुरू कर दिया है। आज का ओबीसी संविधान और मंडल कमीशन के रिश्ते को पढ़ना शुरू किया है और सवाल पूछ रहा है कि अगर ओबीसी भी हिंदू था तो 2019 तक देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों थे? कोई जज ओबीसी का क्यों नहीं है? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। और सबसे ज्यादा अन्याय इस देश में ओबीसी के साथ हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि ओबीसी की ताकत क्या है ये ओबीसी को नहीं पता, और ओबीसी के साथ अन्याय क्या हो रहा है ये भी ओबीसी को नहीं पता। इसलिए 52% आरक्षण को 52% देने के बाद मंडल कमीशन मिला 27% कि भाई 50% की अपर लिमिट है, जबकि फेक है, कोई अपर लिमिट नहीं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आ गया, 3 साल से सुनवाई भी नहीं की उस पर। और उसके विरोध वाले कोर्ट की सुनवाई इंदिरासानी हो गया था, इसका नहीं होगा। दूसरी बात कि 52% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना था, क्यों नहीं रिजर्वेशन देता ये ओबीसी प्रधानमंत्री? ये हिंदू बनाने वाला, हिंदू राष्ट्र वाला रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन नहीं मिला है ओबीसी का, ये सवाल ओबीसी ना पूछे इसलिए कांवड़ हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जाति जनगणना का सवाल जो न करे, जो रिजर्वेशन का सवाल न करे, वहां कोई अमृत महोत्सव सार्थक नहीं है।